क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसके पहले भी आपको सिविक्स एक्सरसाइज 3 अध्याय 3 के संबंध में बताया जा चुका है। तो पहले हमें संसद क्यों चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो ये जानते ही हैं कि संसद क्या होता है। लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि संसद भवन के सदस्य होते हैं। प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संपूर्ण भारत को बांट दिया गया है। 543 अभी वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी 500 लोकसभा के सदस्य 543 लोकसभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। ये सभी सदस्य संसद भवन में जाकर के बैठते हैं और जनता के हित में कार्य करते हैं। यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जहां एक जगह पर बैठ करके जनता की समस्याओं का निदान करने के संबंध में काम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसी का नाम है संसद भवन। और यह संसद भवन लोकतांत्रिक देश में ही होता है। गैर लोकतांत्रिक देश में संसद भवन नहीं होता है। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय यहाँ पर संसद भवन नहीं था। भारतीय राष्ट्रवादी लोगों ने जब ब्रिटिश सरकार पर, औपनिवेशिक शासक पर जब दबाव बनाना शुरू किए थे तो औपनिवेशिक शासक 1885 में एक विधायिका, मनोनीत विधायिका का रखने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन ये विधायिका जो थे ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने हुए नहीं होते थे इनके द्वारा। इसलिए जो भी नियम कानून बनाता था उसे भारत की जनता जो है अपने आप को सर्वनिंदित महसूस करता था, दबा कुचला महसूस करता था। लेकिन आज़ादी के बाद इस प्रकार का व्यवस्था जो है वो समाप्त करके और एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आपस में बैठ करके और संसद भवन में जनता के हित में कार्य करते हैं। तो ये आपका संसद भवन है। ये भी बता चुके हैं कि संसद भवन के ऑर्गन 3 होते हैं, अवयव 3 होते हैं, अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन पुनः जब यह प्रश्न हम करते हैं कि संसद भवन के कितने सदन होते हैं तो संसद भवन के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह कहना मुश्किल है कि संसद भवन के ऑर्गन में कौन किसका कितना महत्व है, कौन सबसे ताकतवर है, कौन सबसे शक्तिशाली है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों के हाथ में 5 उंगली होता है, कौन उंगली का ज़्यादा महत्व है, किसका कम महत्व है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। सबके अपना अपना अलग अलग महत्व होता है और 5 मिल करके पंजा होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने में यह सक्षम होता है। ठीक उसी प्रकार से ये संसद भवन के 3 अंग का यानी एक बराबर महत्व है। किसी कौन कम है, कौन किसका महत्व ज़्यादा है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में व्यवस्था किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वह तानाशाह न बन सके, कोई भी संसद के सदन जो है वह तानाशाह न बन सके, जनहित के विरुद्ध कार्य न करे, राष्ट्र के हित के विरुद्ध में कोई कार्य न करे। तो इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार आगे हम पुनः देखेंगे कि संसद की भूमिका क्या होता है, संसद का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद का पहला कार्य होता है राष्ट्रीय सरकार
सरकार का चुनाव करना। यानी राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक यह भी जानते हैं कि भारत एक संघात्मक राज्य है, भारत एक संघात्मक देश है। तो संघात्मक देश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह हो गई कि इस शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, क्योंकि भारत की आबादी अभी 130 करोड़ जनता है। अगर संपूर्ण एक संघात्मक शासन प्रणाली अगर रखा जाए तो प्रत्येक जनता के हित में, प्रत्येक जनता की समस्याओं का निदान करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो निकाय होती हैं, पंचायत स्तरीय जो व्यवस्था है, इसमें विभाजन कर दिया गया है। और इस प्रकार से विभाजन करने से जनता को जो सरकार के द्वारा जो हक दिया जाता है वह सीधे उसके झोली में पहुंच जाता है। विकास का जो कार्य होता है उसे ठीक आसानी से जनता के तक पहुंच जाता है। इस प्रकार का व्यवस्था संघात्मक शासन में कर दिया जाता है, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारतीय संविधान में लिखित रूप से यानी कानून बना दिया गया है, किसको कितना कार्य करने का अधिकार है। इसके लिए 3 सूची बनाया गया है। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है केंद्र सूची। इसमें केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है, केंद्र सरकार को कौन कौन से मद पर कार्य करना है, उसी क्षेत्र में वह केंद्र सरकार कार्य करती है। दूसरा है राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार के अधिकारों को वर्णन किया गया है, कौन कौन सा कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, इसका वर्णन है। एक तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसे सूची होते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे प्रत्येक राज्य को अपने राज्य के नागरिकों को उत्थान करने, विकास करने के उद्देश्य से शिक्षा के संबंध में नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। अगर इस प्रकार के नियम कानून राज्य सरकार बनाती है तो शिक्षा के संबंध में केवल राज्य में लागू होगा, संपूर्ण भारत में लागू नहीं होगा। लेकिन ठीक इसी प्रकार शिक्षा के संबंध में जो नियम कानून बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, वो संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो इस प्रकार से यह सूची के तहत कार्य करता है। दूसरा कुछ जैसे शराबबंदी का कार्य पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो लागू किया गया था, तो संपूर्ण बिहार में ही लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू नहीं किया गया, क्योंकि राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर इसी प्रकार का अगर केंद्र सरकार के द्वारा शराबबंदी का कानून पारित किया जाता तो संपूर्ण भारत में शराबबंदी हो जाता। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि संसद के जो सदन होते हैं वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो जब लोकसभा भंग हो जाता है तो उस समय इसके कार्यों का देखभाल करने का जिम्मेवारी राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, शासन की बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। और जब पुनः चुनाव संपन्न हो जाता है तो सरकार का गठन किया जाता है। तब तक राज्यसभा और राष्ट्रपति देश के कार्यभार को संभालता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। पुनः जैसे आपको बताया जा चुका है कि जो
एक राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक सदस्य 2 वर्षों के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और यह एक ऐसा सदन होते हैं जो विद्वानों का सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ये चुने जाते हैं। 12 इसमें जो है मनोनीत जो सदस्य होते हैं वे भी विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ का अर्थ होता है विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ये हमेशा राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं। कभी भी देश पर किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है तो उसके संबंध में ये अपना विचार विमर्श करते हैं। यही कारण था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी के साथ राम मनोहर लोहिया जब चुनाव लड़ा करते थे तो राम मनोहर लोहिया हमेशा चुनाव हार जाते थे, लेकिन हारने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें विपक्ष के रूप में, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में, संसद के मनोनीत सदस्य के रूप में निश्चित रूप से संसद भवन में रखते थे, ताकि राष्ट्र हित के या जो सरकार की जो खामी होगा, गलती होगा, यानी उसके संबंध में अंगुली उठाने का एक कार्य करेंगे, ताकि यानी सत्तारूढ़ दल जो है वह अपनी गलती में सुधार कर सके। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा चुनाव हारते जाते थे, लेकिन फिर भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी यानी अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा संसद भवन का सदस्य, मनोनीत सदस्य के रूप में रखा करती थी। और जब भी विदेश का दौरा करना होता था, विदेश में भेजना होता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी को यानी इंदिरा गांधी भेजने का कार्य करती थी। तो इस प्रकार से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि सरकार का चुनाव कराना संसद का। आगे है दूसरा, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना, और जानकारी अब देखिए, सरकार को नियंत्रित करना यानी संसद भवन जो है वो सरकार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर सरकार को किस प्रकार से नियंत्रित करती है इसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। जैसे लोकसभा के द्वारा कोई भी विधेयक जब पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास आता है, क्योंकि राज्यसभा एक विद्वानों का सदन होता है और इस गलत ढंग का जनहित के विरुद्ध जब पारित होता है तो राज्यसभा उस विधेयक को पारित नहीं करता है और उसके संबंध में यानी सही अपना सुझाव लिखित रूप में देता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा सरकार को नियंत्रित करता है, रोकने का काम करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है कि उसके संबंध में सही रूप में यानी इसे इस रूप में बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार से मार्गदर्शन देने का काम करता है। या अन्य प्रकार का किसी प्रकार का जानकारी विस्तृति राज्यसभा एक विशेषज्ञों का सदन होता है, इसीलिए अपने अपने तरफ से ये विशेष जानकारी जो है वो लोकसभा को देते हैं लिखित रूप में। इसलिए राज्यसभा सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देने का कार्य करता है। अगला है कानून बनाना।
कानून बनाना भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी संसद के जो अवयव होते हैं, तीनों अवयवों से पारित होने के बाद ही कोई भी नया नियम कानून बनता है, पुराना नियम कानून समाप्त हो जाता है। अगर किसी कहीं से भी रुकावट हो जाता है तो वह नया नियम कानून नहीं बन पाता है। इस प्रकार से यानी यह नया कानून बनाने का कार्य करता है, पुराने कानूनों को समाप्त करता है। यह सब एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन हम लिखेंगे इसमें। आज इतना ही, इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर को भी पर लिखेंगे। HW में होमवर्क है, आपको घर से लिखना है कि संसद के कार्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन करें। आज इतना ही है, पुनः अगले दिन आपको बताएंगे। थैंक्स।